सुप्रभात, जोहार छत्तीसगढ़। आप सभी प्रतिभागियों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग जीव विज्ञान नहीं, कौन सा विज्ञान पढ़ेंगे बताओ? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। चल जुड़ जाओ फटाफट। हाँ, थोड़ा लोड हो रहा है। मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। तो हमारा जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है ये चल रहा है, बाल मनोविज्ञान अभी शुरू नहीं हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान शुरुआत मैंने मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में पूरा पढ़ाया। अब शिक्षा मनोविज्ञान खत्म होने के कगार पर है, फिर जल्द चालू हो जाएगा आपका बाल मनोविज्ञान। रोजाना आप लोग का CDP का MCQ चल रहा है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। और ये निरंतर चलेगा, ठीक है, सालों साल चलेगा, समझ में आया? बाकी मेरी क्लास भी चलती रहेगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक ठीक, हाँ, फटाफट जुड़ जाएंगे सभी। वर्ग 2, 3, 1। तो हमारा जो टॉपिक था कहाँ तक कंप्लीट हो गया है? यहाँ है ना, ये अपना हो गया है कंप्लीट। मैं टिक मार दी रहता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। क्षेत्र उद्देश्य पढ़ना है, चालू करना है। तो चलो हेडिंग डालेंगे सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। अच्छा, हेडिंग डाला हुआ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर चर्चा करना है। अभ्यर्थी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट। तो एक लाइन लिख लेंगे। एक मनोवैज्ञानिक है गैरिसन, उनके अनुसार, गैरिसन के अनुसार इन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो लिखेंगे, इनका कहना है शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, साथ ही भविष्यवाणी एवं नियंत्रण करना है। ये स्टेटमेंट किनका है? गैरिसन। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण करना है। चलिए, तो अब बात करते हैं उद्देश्य को लेकर। तो की पॉइंट में लिखना है आप लोग को। अगर देखा जाए शिक्षा मनोविज्ञान का, तो आप जानते हो आप शिक्षक बनेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक के बारे में समझने का प्रयास करें कि शिक्षा को किस तरीके से बच्चों को दिया जाए कि वो जल्दी शिक्षित हो, है ना। हम किस तरीके से अपना ज्ञान, क्योंकि आप लोग पढ़े पढ़ाए रहोगे, ज्ञाता रहोगे। अब 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाना है, तो उसको कैसे अच्छा पढ़ाएं, कैसे अच्छा डिलीवर करें कि उनको ज्ञान पूरा समझ में आए। क्योंकि क्लास में दुनिया भर के बच्चे रहेंगे, गधा से लेकर सबका IQ लेवल अलग अलग रहेगा, सबको तुमको डील करना है कि नहीं। तो तुमको टेक्निक आना चाहिए, तुमको उसमें स्किल, निपुणता होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट में होना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते कि हमको करना तो है, पढ़ाना तो है, लेकिन कैसे पढ़ाएं, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएं। तो टारगेट है हमारा, उद्देश्य क्या है, तो लिखेंगे बालकों की योग्यता। जो भी बालकों की, बालक हैं, पढ़ने वाले हैं, चाहे इसमें गर्ल्स बॉयज स्टूडेंट सब शामिल हैं, बालकों की योग्यता, शक्ति व क्षमता को जानने में
सहायता करना, सहायता करना। अगला लिखेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, बालकों को व्यवहारिक परामर्श व निर्देशन देना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। साथ ही साथ शिक्षण विधियों में, है ना, सुधार करना, उचित पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस का निर्माण करना, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अधिगम की प्रक्रिया को सरल व स्पष्ट बनाना, स्पष्ट बनाना। और लिखेंगे, बालकों के प्रति निष्पक्ष व सहानुभूति व्यवहार करने का दृष्टिकोण विकसित करना। ध्यान देंगे तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? सविता, ईशा, वंदना, सुरेंद्र, मधु, मनोज, चलिए लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि हमको ऐसा पढ़ाना है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, है कि नहीं? सिंपल सी बात, बालक का क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो सर्वांगीण विकास कैसे होगा? तो ये सिस्टमेटिक चरणबद्ध होता है विकास, एकदम से बालक का सर्वांगीण विकास तो होता नहीं है। तो उसके धीरे धीरे नब्ज को पकड़ना है, कमजोरियों को पकड़ना है, उससे कमजोरियों को धीरे धीरे दूर करना है। जैसे कि हम बालकों की जो भी योग्यता है, शक्ति है, क्षमता है, उसको जानने में क्या करना है? सहायता करना है। कोई बच्चा का टैलेंट रहता है खेल में, कोई बच्चे का टैलेंट रहता है आर्ट्स में, कोई बच्चा का रहता है वही दुनिया भर का और भी चीज़ों में। सब बच्चों का अलग अलग क्या रहता है? कैपेसिटी रहता है, इंटरेस्ट रहता है। तो उन्हीं को अपने को पहचानना है और उसको उसी दिशा में क्या करना है? पुश करना है कि नहीं? अब जो आदमी खिलाड़ी उसको जबरदस्ती बोलोगे पढ़ोगे पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाएगा, है कि नहीं? और जो आदमी पढ़ने में उड़ा के उसको बोलोगे दौड़ दौड़ खेल, वो नहीं कर पाएगा। तो उनके बराबर क्या है योग्यता, बराबर क्या है उनकी शक्ति और क्या है उनकी क्षमता, उसको जानने में आप क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। कई बार बच्चे कन्फ्यूज है, यार मैं क्या करूँ? कई बार बच्चों को लगता है यार मेरे को तो ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, लगता ही नहीं लगता है, वो खुद ही कन्फ्यूज रहता है। लेकिन गुरुजी लोग क्या है, थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं, उनको क्या है चेहरा देख के, मनोभाव को देख के समझ जाते हैं कि बाबू रे तेरे लिए क्या बेस्ट है। तो इसमें क्या है? सहायता करना है, ये अपना पहला बात। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवन का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से क्या रहे, बालक क्या हो? एकदम स्वस्थ हो, है कि नहीं? तो यह उद्देश्य। तीसरा है बालकों के व्यवहारिक परामर्श व निर्देशन देना। समय समय पर, ठीक है, बच्चों के साथ बातें करना, है ना, बातों में उनको जो है मोटिवेट करना, बातों ही बातों में उनके कमजोरियों को दूर करना, बातों ही बातों में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। ये क्या है? परामर्श और निर्देशन की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, अच्छा, हाँ। अगला है शिक्षण विधियों में सुधार करना। अब शिक्षा मनोविज्ञान में हम यही चाहते हैं कि हमारा जो शैक्षणिक की जो विधियां हैं वो इतनी शानदार रहें कि शिक्षक जो पढ़ाए वो जल्दी से क्या हो जाए?
समझ में आ जाए और लगता है यार कहीं पे कोई चीज़ कमी बेसी है तो उसमें क्या करना चाहिए, संशोधन करे, समय समय पर उसको अपडेट करे। ये है शिक्षण विधियों में सुधार करना। अगला है उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। अब हमको ये समझना है कि भाई बालकों की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो अलग अलग अवस्थाओं में हिसाब से, उम्र के हिसाब से पाठ्यक्रम का सर डिजाइन होना चाहिए, इसका जो है समुचित ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। अब बोलोगे यार 10 साल के बच्चे को BA में पढ़ाओगे उस लेवल का, उसको समझ में आएगा नहीं, है कि नहीं। 5वीं के लेवल का है, 10 साल का तो उसका सिलेबस अलग होता है। तो ये सिस्टमेटिक डिज़ाइन होना चाहिए। अगला है जो सबसे सारी में सार बात क्या है, तो अधिगम की प्रक्रिया को क्या बनाना है, सरल और स्पष्ट बनाना है। मैथ्स सब्जेक्ट बात करें तो मैथ सब्जेक्ट बहुत लोगों को डर लगता है, कठिन लगता है। कारण उसके पीछे मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि आपके बेसिक जब आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको प्रॉपर अच्छा टीचर नहीं मिला होगा मैथ्स का। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। इंग्लिश और मैथ्स से हमारे छत्तीसगढ़ के लोग डरते हैं, कारण इनके टीचर अच्छे से हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। और मैं देखा हूँ जहाँ जहाँ उसके बेस्ट टीचर हैं वहाँ वहाँ बच्चों को सबसे अच्छा क्या लगता है, इंग्लिश और मैथ्स। और जहाँ जहाँ इसके टीचर कमज़ोर हैं या टीचर नहीं है तो वहाँ के लिए क्या है, सबसे बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट क्या हो जाता है, मैथ्स और इंग्लिश, है कि नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो, सरल और स्पष्ट है। अगला है बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूति व्यवहार करने का दृष्टिकोण विकसित करना। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक जब टीचर बनते हो, है ना, तो आपके जीवन में, है ना, इतने सारे बच्चे से मुलाकात होगी, हर क्लास में अलग अलग बच्चे होंगे, तो उन बच्चों के साथ आपका जो रवैया है वो क्या होना चाहिए, निष्पक्ष, ठीक है। और उनके प्रति क्या होना चाहिए, सहानुभूति। लग रहा है कि यार बच्चा बहुत कमज़ोर है ना, मानसिक रूप से भावना, तो उसके ऊपर जब दिन भर गुस्सा नहीं होना है, भाई कमज़ोर है कैसे करोगे, तो उसको प्यार से थोड़ा सहला के पढ़ाओ। और कोई टंच है तो थोड़ा सा, फिर आप कंपेयर, वो बहुत टंच है, तू बहुत ऐसा है वैसा करके उसके बहुत प्रताड़ित कर, तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगा, आएगी नहीं आएगा। तो शिक्षक का कर्तव्य है कि भाई बच्चे सब अलग अलग हैं, तो कमज़ोर है तो उनके प्रति थोड़ा सा उदारता होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, है कि नहीं। ये बिल्कुल नहीं देखना कि फलाना बच्चा ऑफिसर का बेटा है, फलाना बच्चा वो प्यून का बेटा है, तो ऑफिसर के बेटे को मैं ज़्यादा वो करूँगा तो मेरा कुछ ज़्यादा कुछ हो सकता है ऊपर नीचे। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं पक्षपाती वाला स्वभाव है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्लास में बैठे हैं 50 बच्चे, तो सब 50 बच्चे क्या होने चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। उसका पारिवारिक या उसका कोई बैकग्राउंड उसके सामने नहीं दिखना चाहिए, है कि नहीं। तो बिल्कुल निष्पक्ष और सहानुभूति व्यवहार करने का दृष्टिकोण विकसित करना एक शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, उद्देश्य है। जिसे जज की बात करते हैं, जज जानते हो फैसला सुनाता है, न्याय की बात करता है, करते कि नहीं करते हैं। तो जज के लिए सामने तो भाई सब क्या है, एक समान है। हमारा संविधान ही बोलता है कि संविधान के सामने या विधि के सामने सब लोग क्या है, एक समान है। यही सिखाते हैं ना संविधान। ये नहीं सिखाता कि भाई वो अमीर का बेटा है, गरीब का बेटा है तो उसके लिए अलग नियम कानून, ऐसा बिल्कुल नहीं, सब एक समान है। तो यहाँ पर वही चीज़ शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक टीचर के रूप में वो निष्पक्ष होना चाहिए और उसके अंदर सहानुभूति व्यवहार करने का एक रवैया होना चाहिए, तभी तो सबको टैकल कर पाएगा। तो ये विकसित करना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, ठीक है। तो ये समझने वाला पॉइंट था। अगला हेडिंग डालेंगे, अगला शिक्षा मनोविज्ञान का देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। छोटा सा हेडिंग डाल दो, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। चर्चा करेंगे उपयोगिता के लेकर, है कि नहीं। क्या इंपॉर्टेंस है शिक्षा मनोविज्ञान का, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय पीते हो, चाय की क्या है उपयोगिता बताओ, है ना। चाय पीने से नींद गायब होता है, चाय पीने से थोड़ा सा, है ना, एनर्जी आता है। अच्छा हाँ, चाय पीने से हर चीज़ की कुछ ना कुछ उपयोगिता है। ऐसे ही शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है उपयोगिता, जैसे साबुन, साबुन की क्या उपयोगिता है ना, नहाने की हाँ, मतलब गंदगी साफ होता है, मैल दूर होता है, अच्छा लगता है ना, खुशबू मारता है, दुनिया भर का उपयोगिता लिख सकते हो। लाइफ बॉय है जहाँ, उसके बाद क्या है, ये ठुकाते हैं ना, लाइफ बॉय है जहाँ खूब,
तंदुरुस्ती है वहाँ। यस यस, बचपन में यही सुने हैं, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। चलो तो देखो यहाँ पर उपयोगिता, तो उपयोगिता में देखेंगे यहाँ पर खासकर ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, इसको शिक्षक के संदर्भ में बताना है। शिक्षक के संदर्भ में, जैसे कि आप लोग बीएड कर रहे हो या बीएड किए हो, तो बीएड करने का क्या फ़ायदा हुआ ललित बताओ? बीएड किए हो ना, डीएड किए हो, तो उसमें क्या सीखे हो? मेन बच्चों को कैसे पढ़ाना अच्छा है, यही सीखे हो मेन, है ना। उसमें यही सिखाया कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, हमको कैसे अच्छा टीचर बनना है, हमें कैसे एक आदर्श शिक्षक बनना है, और कैसे बच्चों को आदर्श छात्र बनाना है, यही सीखा जाता है। तो इसी क्षेत्र में शिक्षक के लेकर शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगिता में लिखेंगे आप लोग। पहला उपयोगिता में लिखेंगे आप लोग, अनुशासन स्थापित, अनुशासन स्थापित करने में सहायक। अंडरलाइन डिसिप्लिन, ठीक है। दूसरा लिखें चरित्र निर्माण में सहायक, चरित्र निर्माण में सहायक। बालक के व्यवहार व स्वभाव को समझने में छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक। पाठ्यक्रम समय सारणी के उचित प्रबंधन में सहायक। तो ये 2-4 बातें आप लिख लेंगे। बाकी बहुत सारे चीज़ जो आप अनुभव करते हैं या कर सकते हैं एक आदर्श शिक्षक बनने में, एक आदर्श बालक बनाने में, वो सारी चीज़ें इस उपयोगिता में शामिल हो जाएंगी स्वतः, ऐसा में। चलो ध्यान देंगे। तो शिक्षक को ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। आप बीएड डीएड करके क्या सीखे हो, उसी चीज़ को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पहला क्या है, अनुशासन स्थापित करने में सहायक। आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और क्लास में अगर डिसिप्लिन नहीं है, कोई काम कचर कर रहा है, कोई इधर उधर ध्यान दे रहा है, आप पढ़ा रहे हो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आप जो पढ़ाओगे बच्चे समझ पाएंगे क्या? नहीं। तो सबसे पहली बेसिक क्या होना चाहिए, बच्चों के अंदर या उस क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए। भले बच्चा कितना ही गधर है, लेकिन उसके अंदर अनुशासन है तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा। और बच्चा कितना भी अंदर से IQ हाई फाई हो, लेकिन उसके अंदर अनुशासन नहीं है, तो उसको सफलता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर देखा जाए तो अनुशासन स्थापित करने में सहायक। दूसरा क्या है, चरित्र निर्माण। आप जितने भी शिक्षक हैं, सीधा सीधा है ना बोलते हैं, माँ बाप तो घर के बच्चों का ही चरित्र निर्माण करता है, लेकिन एक शिक्षक जो है पूरा सोसाइटी का क्या करता है? चरित्र निर्माण करता है कि नहीं? क्योंकि उसके स्कूल में तो पूरे आसपास मोहल्ले के पूरे बच्चे आते हैं, है कि नहीं? हर साल आते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो चरित्र निर्माण में सहायक होता है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है बालक के व्यवहार और स्वभाव को समझने में। एक शिक्षक बहुत बड़ा कहना चाहिए जौहरी होता है, जिसे बोलते हैं ना, हीरे की परख कौन किसको रहता है? जौहरी को। वैसे ही कौन बच्चा क्या है, कैसे, उसकी परख किन लोगों को रहता है? शिक्षक लोगों को रहता है। तो इसीलिए बालक के व्यवहार और स्वभाव को समझने में सहायक होता है। छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष उपयोगिता है। क्योंकि हम शिक्षण का काम ही क्यों कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान है ही क्यों? व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए।
शिक्षण विधि का चयन, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक, मतलब जानते हो हर बच्चा को एक जैसे तुम ट्रीट करोगे तो वो ठीक नहीं है। हर बच्चा क्योंकि अलग अलग अच्छा है, अलग अलग कैपेसिटी का है, तो भाई कौन बच्चे के लिए कौन से स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, कौन बच्चे के लिए, जिस बच्चे कई शरारती रहते हैं तो उसको थोड़ा टाइट व्यवहार करो, और कोई बच्चा ऑलरेडी अच्छा है तो उससे नॉर्मल बात करो, है कि नहीं। कोई बच्चा क्लास में बंक मार रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसको उस तरीके से ट्रीट करो। तो किसके लिए कौन सा मेथड सही होना चाहिए, ये सारे विधियों का ज्ञान एक शिक्षक को मिल जाता है, या मिलता है किससे, शिक्षा मनोविज्ञान से। यही सीखते हैं ना अपन लोग। अगला है पाठ्यक्रम व समय सारणी, टाइम टेबल। आप जानते हो कि पाठ्यक्रम तो खैर डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और स्कूल में कैसा उसका टाइम टेबल हो। कई बार देखोगे 5 विषय रहता है तो 5-6 सब्जेक्ट रहता है स्कूल में, तो कई जगह स्कूल में पहले हिंदी रहेगा, फिर अंग्रेजी रहेगा, फिर गणित रहेगा, फिर सामाजिक विज्ञान रहेगा, फिर बजे का, हाँ जो भी है ऐसा रहता है। कई जगह शुरू में ही गणित रहता है, उसके बाद विज्ञान रहता है, फिर आखिरी में हिंदी है कि नहीं। हम लोग देखे हैं वो 11वीं-12वीं में आखिरी में हिंदी कर देते, तब तो सब फरार है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लिए, आखिर हिंदी कोई पूछ नहीं रहा है। तो कई जगह जबरदस्ती हिंदी पहले करो रहे, वो बच्चे लोग भाग जाते हैं। तो टाइम टेबल ये सब चीज़ थोड़ा सा जो है अपने अनुसार से, मतलब बच्चों के हिसाब से किया जाता है ना। तो ये सारा चीज़ का जो है मैनेजमेंट किस में सीखते हैं हम लोग, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से एक शिक्षक। तो ये है उपयोगिता। कुल मिला के शिक्षा को कैसे परोसा जाए बच्चों के सामने, वो सिखाता है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान, है कि नहीं। सिंपल सी एक बात। अब आ जाओ आखिरी में, हेडिंग डालेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये तो खैर बेसिक समझने वाला चीज़ है, ये फैक्चुअल भी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ये बेस से कहना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विद्या, यहाँ पर मतलब हमको ये समझना है कि शिक्षा किस तरीके से दी जाए बच्चों को, किस तरीके से बच्चों को दी जाए, या शिक्षा किस तरीके से हम ग्रहण करें, इसको लेकर विधियों के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलने वाली। ठीक है, जैसे आप लोग कोई चीज़ सीखते हो, कोई चीज़ समझते हो, तो आजकल कई लोग वीडियो देख के सीखते हैं, है नहीं। टीवी में वो सब चीज़, जैसे मान लो तुमको रामायण जानना है, महाभारत जानना है कि नहीं, तो सबसे बेस्ट क्या है, सीधे उसका क्या लगा दो, पिक्चर या सीरियल लगा दो टीवी में। अब रामायण पढ़ने बैठ जाओगे, पुस्तक समझ में आएगा तुमको, थोड़ा कठिन लगेगा, है कि नहीं। या तो किसी के माध्यम से सुन लो, वो कथा भागवत होता नहीं आजकल टीवी में दिखाते रहते, वैसा कर लो। तो तरीके कई हैं उन शिक्षा को प्राप्त करने का, है कि नहीं। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसे ही अलग अलग विधियाँ हैं। तो इसको प्रमुख रूप से इसको 2 भागों में तोड़ा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान को ध्यान रखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं मेरे को ऐड करना था, एक काम कर लो, फिर मैं उसमें आऊँगा, ये थोड़ा अधूरा हो गया। इसका पार्ट 2 है। यहाँ पे देखना, मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को लिखाया है किसके संदर्भ में, शिक्षक के संदर्भ में। अब इसको छात्र के संदर्भ में उपयोगिता समझना है, लिख लो इसको, तो ये पूरा हो जाएगा। छात्र के संदर्भ में उपयोगिता, ठीक है, छात्र के संदर्भ में उपयोगिता, उसी में ऐड कर लेना। छात्र, या छात्र क्या बोलते हैं, शिक्षार्थी, है ना। और एक से अधिक है तो क्या बोल सकते हो, शिक्षार्थियों के लिए। तो शिक्षार्थियों के लिए उपयोगिता शिक्षा मनोविज्ञान का, तो लिखेंगे
स्वमूल्यांकन करने में सहायक। अधिगम अभिप्रेरित करने में सहायक। मूल प्रवृत्तियों व रुचियों का ज्ञान वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान लक्ष्य के प्रति तत्पर होने का भाव। और एक लिख देना, मानसिक क्रियाओं में सहायक। ऐड कर लेना। कल क्लास नहीं हुई थी क्या? कल नहीं हुई थी मेरी क्लास। चले आगे बढ़ें, इसको एक बार समझ लो। यहाँ पर क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एक शिक्षक के लिए। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता किसके संदर्भ में? छात्र के लिए। तो बात करते हैं शिक्षा मतलब क्या होता है मनोविज्ञान के हिसाब में। इंडिया में क्या बोलते हैं? शिक्षा मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया। और अंग्रेजी में लोग क्या बोलते हैं? पाश्चात्य जगत में क्या होता है इसका मतलब? पढ़े होगे, एजुकेटम वाला, है ना, एड्यू को अंदर से, है ना, उनके जो भी गुण हैं उसको, है ना, अंदर से ही निर्माण करना, अंदर से ही विकसित करना, कुल मिला के सीखना, ज्ञान को प्राप्त करना, शिक्षा को प्राप्त करना। तो शिक्षा प्राप्त करने से या शिक्षा से बच्चों के अंदर क्या हो सकता है बताओ? पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा है? कहने का मतलब बच्चों के पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा है? तो कहीं ना कहीं मानसिक क्रियाओं में सहायक। जैसे तुम लोग CID देखते हो, क्राइम पेट्रोल देखते हो, उससे ज्ञान मिलता ही नहीं मिलता है कि कैसे मारना है कि बचना है? बचना है ना। हाँ, दोनों सीख सकते हो ठीक है, देख के। तो कहीं ना कहीं फिर उस हिसाब से क्या है? मानसिक क्रिया करोगे। स्वमूल्यांकन करने में सहायक, है ना। एक शिक्षित आदमी बड़े अच्छे से अपना क्या कर सकता है? मूल्यांकन कर सकता है कि मेरे अंदर क्या अच्छा है, मेरे अंदर क्या बुरा है, क्या मैंने किया, क्या मैंने, वो सब अच्छे से मूल्यांकन कर सकता है। प्लस शिक्षा से अधिगम अभिप्रेरित करने में सहायक। अब अधिगम मतलब सीखने। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से आपके अंदर सीखने की रुचि बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? तभी तो तुम बड़े आदमी बनने की सोचते हो। एजुकेशन करके आदमी क्या सोचता है? मतलब अच्छा आदमी, है ना, बड़ा आदमी मतलब ऐसा नहीं कि पैसा से बड़ा आदमी, है ना, एक अच्छा चरित्रवान, एक अच्छा स्वस्थ आदमी, है कि नहीं? मतलब ज्ञान से मिलता है ना। जैसे बचपन में सिखाया नहीं जाता है हाथ धो के खाना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, ये सब सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? तो ये सारा चीज़ कहना चाहिए। तो अधिगम अभिप्रेरित करने में सहायक है शिक्षा। अगला है मूल प्रवृत्तियाँ और रुचियों का ज्ञान। हर इंसान के अंदर दुनिया भर के मूल प्रवृत्ति होते हैं, दुनिया भर क्या रहते हैं? रुचियाँ रहते हैं। तो मेरा क्या है, बेस्ट रुचि क्या है, ऐसा उसका भी ज्ञान किससे मिलता है? शिक्षा से मिलता है। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान। धीरे धीरे हमको अपने वंश के बारे में और धीरे धीरे हमें वातावरण के बारे में ज्ञान मिलता है कि वातावरण के साथ हमें कैसे रहना है, कैसे सीखना है, कैसे जीना है, सर्वाइव करना है, ये सब पल चलते हैं। और अगला है लक्ष्य के प्रति तत्पर होने का भाव। लक्ष्य, जीवन में कोई भी टारगेट हो, हर छोटे छोटे लक्ष्य। अरे आज मेरे को स्कूल में ये काम करना है, आज मेरे को इतना पूरा याद करना है, आज मेरे को टेस्ट में ये करना है, आज मेरे को फाइनल टेस्ट में ये करना है, अरे मेरे को सालाना मतलब सीधे टॉप करना है। छोटे छोटे हर दिन लक्ष्य होते ही नहीं होता है। तो वो जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं उनके प्रति तत्पर होने का भाव क्या कौन सिखाता है? शिक्षा। किसको सिखाता है? बच्चे को। स्पष्ट है? तो ये आपका है। तो इस प्रकार से शिक्षक के संदर्भ में ऐसा था कि बच्चों को कैसे हम अच्छे समझाएं,
और यहाँ पर शिक्षा के बच्चे के लिए क्या हो जाए कि हम शिक्षा से क्या करते हैं उसके बारे में पता चलता है। चलो अब आ जाओ शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ। 2 विधियाँ हैं। एक है लिखेंगे आत्मनिष्ठ विधियाँ। पहला है आत्मनिष्ठ विधियाँ और दूसरा लिखेंगे आप लोग वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ अंग्रेजी में लिख लेंगे, हिंदी में समझ भी नहीं आएगा। काला कथे आत्मनिष्ठ और काला कथे वस्तुनिष्ठ, पार है सीधा। तो लिखेंगे अंग्रेजी में आत्मनिष्ठ को लिखेंगे आप लोग सब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड, और वस्तुनिष्ठ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड। विधियां, बहुत सारी विधियां हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां मतलब शिक्षा कैसे दें, शिक्षा कैसे प्राप्त करें, उसका कई प्रकार का स्टाइल है। जैसे आप जानते हो कि सब गुरुजी का अपना अपना स्टाइल होता है ना। क्या दुनिया में एक ही गुरुजी है, सब गुरुजी एक ही प्रकार के हैं क्या? नहीं, सब गुरुजी अपने आप में विशेष हैं, है कि नहीं। मैथ से क्या आपको कई टीचर मिलेंगे, मिलते कि नहीं मिलते? सब लोग पढ़ाते अपने स्टाइल से, सभी लोग मैथ्स बनाना सिखा देते हैं, है कि। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो शिक्षा की कई विधियाँ हो सकती हैं। जब गुरुजी कई हो सकते हैं, नहीं तो फिर तो आप बोलते हैं यार उसी से पढ़ना है मेरे को, पूरा इंडिया वाले उसी से पढ़ते। ऐसा संभव है क्या? नहीं। एक ही स्कूल में देखोगे कई एक से कई से टीचर होते हैं, होते ही नहीं होते। तो शिक्षक कई हो सकते हैं, गुरुजी कई हो सकते हैं, विधियाँ भी क्या हो सकती हैं, कई हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना सफलता के कई तरीके हो सकते हैं, हो सकते नहीं, सफलता प्राप्त करने के कई तरीके हैं, वाकई में है कई तरीका। ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करने के कई तरीके, शिक्षा दिलाने का भी कई तरीका है भाई, कई प्रकार के इनोवेशन है शिक्षा दिलाने का। चलो तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे सबसे पहला क्या है, अपन लिखें आत्मनिष्ठ विधि यानी कि सब्जेक्टिव में से। इसमें लिखेंगे 2 विधि है खास जो प्रयोग होता है। आत्मनिष्ठ को आप लोग आत्मनिर्भर विधि भी लिख दो, आत्मनिर्भर विधि। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आत्मनिर्भर को? सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट मेथड। तो इसके अंतर्गत 2 विधियां हैं, आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा है गाथा वर्णन विधि। आत्म निरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि। अब इसको एकदम सिंपल समझिएगा, क्या होता है आत्मनिरीक्षण विधि और क्या होता है गाथा वर्णन विधि, ये लिखना। और वस्तुनिष्ठ तो बहुत सारे हैं, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। लिख लेंगे। वस्तुनिष्ठ विधियां बहुत सारी हैं। पहला लिखेंगे साक्षात्कार विधि, विधि या पद्धति बोल सकते हो, अंग्रेजी में बोलते हैं मेथड, यस, सिस्टम। परीक्षण विधि, तीसरा है प्रश्नावली विधि, चौथा लिखेंगे विभेदात्मक विधि, जीवन इतिहास विधि, छठवा
निरीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि, 12वां सांख्यिकी या स्टैटिक्स विधि, 13वां विकासात्मक विधि, 14 समाज मिति विधि। रटना एक भी नहीं है, पूरा समझने वाला है। ठीक, दिखने में भयंकर सारा लग रहा होगा, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे एक साथ तो सब सरल सरल है। पर बाइफरगेट करना सीख लो थोड़ा सा कि कौन सा विधि है। आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। विधियाँ या पद्धति शिक्षा मनोविज्ञान के 2 प्रकार हैं। आत्मनिष्ठ में आत्मनिरीक्षण और गाथा वर्णन, ठीक। और वस्तुनिष्ठ में अगर देखा जाए तो साक्षात्कार, परीक्षण, प्रश्नावली, विविधात्मक, जीवन इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, शिक्षा मनोविज्ञान का तुलनात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि, सांख्यिकी विधि, विकासात्मक विधि, समाज मिति विधि, ये सब जो है वस्तुनिष्ठ विधिया के अंतर्गत मानी जाती है। बेसिकली इसको समझ लो, आत्मनिष्ठ विधि मतलब ऐसा है कि स्वयं से, कई बार हम कोई चीज़ों को स्वयं से सीखते हैं, है कि नहीं। देखो कई लोग को हम लोग गाँव में अगर रहते हैं, कई लोग को झाड़ फूँक जानते हो, झाड़ फूँक किसी से गुरु से सीखे रहते हैं, अंतर मंत्र सीख के। अब कई लोग खुद ही उन लोग के अंदर आए रहते हैं, तो बोलते हैं मैं किसी सीखा नहीं, मैं खुद अपने अंदर मेरे को प्रेरणा मिली और मैं जादू मंत्र करना सीख गया, ये है कि नहीं। कई लोग देखे होंगे पेंटिंग वेंटिंग करना सीखते हैं, पेंटिंग क्लास होती है शहरों में, डांसिंग क्लास होती है शहरों में, होती कि नहीं, बाकायदे सब कोचिंग क्लास होता है। और कई लोग नेचुरली सीख जाते हैं, कोई इसको नहीं सिखाया रहता है कि नहीं। तो अक्सर हम देखते हैं कई लोग खुद से ही सीखते हैं, खुद सीख जाते हैं, और कुछ लोग दूसरे के माध्यम से सीखते हैं। अक्सर शिक्षा जो चीज़ें होती है वो खासकर हम दूसरों से ज़्यादा सीखते हैं, है कि नहीं, माँ बाप से, स्कूल से या टीचरों से सीखते हैं। पर कुछ ऐसा है कभी कभी जीवन में हम खुद से सीखते हैं, धक्का खा के बादाम खा के, है कि नहीं। तो सीखते भी नहीं सीखते हो। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो आत्मनिष्ठ विधियाँ मतलब वो स्वयं से, आत्म मतलब क्या होता है, स्वयं से सीखना, और वस्तुनिष्ठ मतलब किसी दूसरे के माध्यम से और बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से सीखना होता है, ऐसा में। तो ये दोनों प्रकार को हम लोग कल पढ़ेंगे। कल एक टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना। कल मैं कोशिश करूँगा एक ही क्लास में इस सब को निपटा दूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अब जल्दी से चालू करना है क्या, बाल मनोविज्ञान, ऐसा समझ में। पर ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, मैं इसको ज़्यादा होगा तो मैं लिख के आए रहूँगा। कल मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल पढ़ाऊँगा, साएँ ख़त्म करूँगा, चल जाएगा। तो फिर हम लोग जो है इसका फिर MCQ कराऊँगा। इसका MCQ लगभग 100 क्वेश्चन का कर ही दे देंगे, है ना। 100 नहीं, टोटल कितना क्वेश्चन है, लगभग 200 क्वेश्चन है। तो मैडम जो है नीतू मैडम को 200 क्वेश्चन का MCQ कराने बोल दूंगा। मैंने मतलब जितना भी मैं यहाँ पर पढ़ाया हूँ, ये शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में और मनोविज्ञान संदर्भ में जो भी मैं पढ़ाया हूँ भी, उसके 200 क्वेश्चन का क्या कराएंगे, MCQ। तुम लोग को एकदम रट डालना है शिक्षा मनोविज्ञान चैप्टर को, बन जाएगा। ये बुनियाद है मनोविज्ञान का, या कह सकते हो बाल मनोविज्ञान का। फिर मैं सीधा टॉपिक करूँगा, शुरू करूँगा। आज कौन सा दिन है, जो भी दिन है, कल एक क्लास में ख़त्म करना है, फिर सीधा मैं बाल विकास शुरू कर दूँगा, चल जाएगा, बाल विकास। और इसके बाद मेरी जो क्लास होगी बिल्कुल लेसन प्लान के हिसाब से होगी क्लास, साएँ ख़त्म करेंगे। क्यों?
क्योंकि बेसिक मैंने बहुत पढ़ाया है, 1 महीना 2 महीना तक मैंने जीवन परिचय के साथ साथ वो दुनिया भर के सिद्धांतों को रटवाया है। अब क्या है, टू द पॉइंट चैप्टर शुरू होने वाला है, चल जाएगा। मतलब बेसिक क्लास का, प्राइमरी क्लास का कल होगा समापन, और फिर इस पर बेस्ड क्या होगा, 200 प्रश्नों का MCQ, चल जाएगा। चलिए, तो आप लोग सभी लोग तैयार रहना। बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने अपने पढ़ाइयों पे फोकस करिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पे ध्यान न दे। नोटिफिकेशन कब आएगा, आप लोगों को पता चल गया है कि CG टेट के बाद और CG सेट के बाद शिक्षक भर्ती और सहायक प्राध्यापक भर्ती होने वाली है, पता नहीं पता है। तो कुल मिला के आज से 4-5 महीने बाद ही क्या होगा, पेपर होगा, है कि नहीं भाई। फरवरी में क्या है तुम्हारा, CG टेट है। कौन सा महीने चल रहा है, सितंबर नहा के मान चलो, बल ये क्या, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीना, 2 महीना वो मान लेते हैं, फॉर्म भरने का डेट आएगा। तो 5-6 महीने बाद क्या है, शिक्षक भर्ती की एग्जाम होना तय है, ऐसा में। लेकिन ये 4-5 महीना बहुत ही कम है अगर देखा जाए। अगर तुम रोज भी पढ़ोगे ना भी 6-6 घंटा 8-8 घंटा, तो भी तुम्हारा 6 महीना में कोर्स लटपट पूरा होगा, समझ में आया। तो हमको क्या है, 6 महीने को इतने सिस्टमेटिक प्लान करके पढ़ना है कि हमारा कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आप देख रहे हो अभी छोटे छोटे जितने भी एग्ज़ाम हुए सबका वो देखना कट ऑफ कैसा गया है, आए गया है भाई। हाँ, पहले ज़माना था 65-70 में सिलेक्शन हो जाता था 100 में, अब कहाँ 65-70, 80-85। अभी एक एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, मेरे को बड़ा अजीब लगा। वो एडीओ में जो फर्स्ट रैंक आया था वो बिना PGDRD के, समझ में आ रहा है, हाँ, उसका सिलेक्शन नहीं आया। वो जब PGDRD का बोनस मिला तो उसका रैंक 400 में चला गया। जो फर्स्ट रैंक था वो कहाँ चला गया, 400, और पोस्ट कितने थे, 200। कितना उसको बुरा लगा होगा, है कि नहीं। अभी आप कार्य आरक्षक का देखे होगे, है ना, 90+ गए हैं। और अभी कौन कौन से एग्जाम, सब मतलब एकदम आए बाएँ, मतलब तुमको लग रहा हो कि यार पढ़ने वाले पता नहीं हैं वो कहाँ कहाँ बैठ पढ़ रहे हैं, है ना। अब कई लोग बोल रहे सेटिंग हो रहा है, तो ठीक है, सेटिंग तो होता ही है, वो तो सदियों की परंपरा है ना। मैं तो खुल्ला बोलता हूँ, है ना। बाकी खुलासा हो ही रहा है, देख रहे हो आज फर्दी में कि 100% में 20-25% क्या होता है, वही होता है जो आप समझते हो। बाकी 70% क्या होता है, मेहनत से होता है, स्पष्ट है। तो आपको जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में है उसके ऊपर आप लोग क्या करो, मेहनत करो, ठीक है जी। भाई पूरा 5,000 सीट बिक जाएगा क्या, नॉट पॉसिबल, है ना। कोई भी ऐसा नहीं होता। तो आपको जो है इस पर ध्यान नहीं देने हैं, आपके पास अभी समय है, आपके पास जो है उस समय को सिस्टमेटिक काम करिए, ठीक है जी, ठीक है।